वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाइए कैसे हैं? तो कल हम लोग नागरिक अधिकार पत्र हमने शुरू किया था, है ना? सिटीजन चार्टर। तो कल हम लोगों ने नागरिक अधिकार पत्र में सिटीजन चार्टर में क्या-क्या देख लिया था? अधिकार पत्र या इसी को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। कल हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमने देखा सिटीजन चार्टर का सिटीजन चार्टर का अर्थ और इसकी एक परिभाषा हमने बनाई कि किसे कहते हैं। फिर हमने देखा सिटीजन चार्टर के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य इनको देखा। फिर सिटीजन चार्टर के विकास पर हमने चर्चा की और का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ विकास सिटीजन चार्टर का? कौन बताएगा? सिटीजन चार्टर का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ हुआ? अच्छा जी, कुछ लोग यूएसए भी बता रहे हैं, बताइए। कुछ अच्छे लोग हैं जो यूएसए भी बता रहे हैं, कुछ इंडिया बता रहे हैं, कुछ ब्रिटेन बता रहे हैं। हाँ? तो यूएसए बताने वाले लोगों ने ध्यान से सुना नहीं क्या? डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में सबसे पहले सिटीजन चार्टर का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1979 में ब्रिटेन ने सिटीजन चार्टर को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लागू किया और अगर हम वास्तविक तौर पर देखें तो मैंने आपको बताया कि ये भारत में हुआ और भारत में ऐसे अनेक ग्रंथ देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में जहां सिटीजन चार्टर पाया जाता था, राइट? अब हमें देखना था कि भारत में सिटीजन चार्टर की स्थिति क्या है। तो हमने इसके डेवलपमेंट देख लिया और अब हमें चर्चा करनी है भारत में नागरिक अधिकार पत्र के बारे में। तो टॉपिक है हमारा भारत में नागरिक अधिकार पत्र। तो भारत में नागरिक अधिकार पत्र सेवोत्तम सिद्धांत पर आधारित है। सेवोत्तम सिद्धांत का मतलब हुआ सेवा प्लस उत्तम। तो इसका सैद्धांतिक आधार है
आधार, यह है सेवोत्तम सिद्धांत। सेवोत्तम सिद्धांत। और सेवोत्तम सिद्धांत का अर्थ है कि सेवा प्लस उत्तम, उत्तम सेवा को उपलब्ध करवाना। अब सेवोत्तम सिद्धांत को अगर हम देखना चाहते हैं तो सेवोत्तम सिद्धांत के एक घटक के रूप में नागरिक अधिकार पत्र आता है। तो हमारे यहाँ मुख्यतः हम किसके आधार पर शासन सत्ता का संचालन करना चाहते हैं? सेवोत्तम प्रतिमान। तो हम पढ़ेंगे सेवोत्तम सिद्धांत और सेवोत्तम सिद्धांत को इस तरीके से देखा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे सेवोत्तम सिद्धांत के घटक, सिद्धांत के घटक जिनमें आप 3 कंपोनेंट्स पर फोकस करेंगे। 3 कंपोनेंट्स होंगे हमारे जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो होगा नागरिक अधिकार पत्र, जो सेवोत्तम सिद्धांत के आधार पर काम करने के लिए काम करेगा। एक होगा लोक उपचार प्रणाली, जो अगर कोई सेवा में समस्या उत्पन्न होती है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था करेगा। और एक है सेवा आपूर्ति क्षमता, आपूर्ति क्षमता। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम, ये हमारा सेवोत्तम सिद्धांत हो जाएगा। फिर सेवोत्तम प्रतिमान का मूल्यांकन किया जाए, ये स्ट्रक्चर बन गया। और स्ट्रक्चर बनने के लिए हम इसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब इसको एग्जामिन करेंगे कि कैसा है। तो यहां पर सेवोत्तम सिद्धांत का मूल्यांकन किया जाएगा। पहले कोई भी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना, तो उसको पहले एग्जामिन करना होता है ना, और फिर हम उसको क्रियान्वित करते हैं। तो फिर हम अंत में देखेंगे सेवोत्तम प्रतिमान का या सेवोत्तम सिद्धांत का क्रियान्वयन। सेवोत्तम सिद्धांत का क्रियान्वयन। और फिर जब हम इसका क्रियान्वयन कर लेंगे तो क्रियान्वयन से हमें क्या-क्या बेनिफिट होंगे, उनके क्या-क्या लाभ हो रहे हैं, क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या सुझाव हैं। तो फिर अंत में हम बात कर लेंगे लाभ, कमियां और सुझाव पर। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इन इंडिया सिटीजन चार्टर सेवोत्तम प्रतिमान का एक कंपोनेंट्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पर काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सेवोत्तम सिद्धांत, भारत में सेवोत्तम सिद्धांत है क्या? सेवोत्तम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तरीका समझ गए ना आप कि कैसे हमें पढ़ना है? ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको तैयार कर दिया कि इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर? इस फॉर्मेट को आपने बना लिया होगा और इसी फॉर्मेट के आधार पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सेवोत्तम प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? इसको प्रतिमान कहें या सिद्धांत कहें, एक ही बात है। तो सेवोत्तम सिद्धांत का अर्थ क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेवोत्तम प्रतिमान मतलब सेवा
प्लस उत्तम। हम एक ऐसे सेवा आपूर्ति और उत्कृष्टता मॉडल को स्थापित करना चाहते हैं जो लोक सेवा आपूर्ति में उत्कृष्टता लाए, गुणात्मकता करे और लोक सेवा आपूर्ति को ठीक ढंग से काम करने की कोशिश करे। तो ये हमारा सेवोत्तम प्रतिमान होता है। सेवोत्तम प्रतिमान का अर्थ अगर बताया जाए, एक डेफिनेशन बनाए, तो यह एक ऐसा सेवा आपूर्ति उत्कृष्टता प्रतिमान है। यह एक ऐसा सेवा आपूर्ति उत्कृष्टता प्रतिमान है जो लोक सेवा आपूर्ति में लोक सेवा आपूर्ति में श्रेष्ठता, गुणात्मकता को स्थापित करता है एवं उनका मूल्यांकन करता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो जो भी हमारी सरकार सेवाएं प्रदान करती हैं, उन सेवाओं में निरंतर क्वालिटेटिव श्रेष्ठता कर, का को स्थापित करता है और समय समय पर उनका मूल्यांकन करता है कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। राइट। अब बात आती है कि सेवोत्तम प्रतिमान में कौन कौन से घटक हैं। तो आपने देखा कि सेवोत्तम प्रतिमान में 3 घटक हैं। एक तो तभी हम अच्छी सेवाओं को उपलब्ध करवा पाएंगे जब हमारे पास एक पर्याप्त मात्रा में विकसित सिटीजन चार्टर होगा। सिटीजन चार्टर का डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि ऐसा दस्तावेज जिसमें हितधारकों को आधार बना करके सरकार अपनी नीतियों को निर्धारित करती है। ठीक। तो अब आइए हम सेवोत्तम प्रतिमान के घटक पर चर्चा करें। सेवोत्तम प्रतिमान के घटक, और इसमें पहला घटक हमारा आता है, वो है नागरिक अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। तो नागरिक अधिकार पत्र की डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ये सब आपको पता है। क्या है, कौन बताएगा फिर से? सिटीजन चार्टर का एक डेफिनेशन मैंने बताया था ना कल आपको। नागरिकों के प्रति तय की गई प्रतिबद्धताओं का दस्तावेज, है ना। ये नागरिकों के प्रति तय की गई प्रतिबद्धताओं का दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, जहां वो सारी बातें लिखी होती हैं कि हम आपको कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, किस किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन कौन सी स्थितियां आएंगी। तो सेवोत्तम प्रतिमान में इन उन प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया जाता है। अब ऐसे आप जान सकते हैं कि ये
किसी भी संगठन की दूरदृष्टि और मिशन का वक्तव्य होता है। एक और डेफिनेशन हम बताएं, किसी भी भी संगठन की दूरदृष्टि और मिशन जो हम चाहते हैं, मिशन का दस्तावेज होता है, एक वक्तव्य दस्तावेज, राइट? एक दस्तावेज होता है। अब ये क्या-क्या काम करता है? एक तो सिटीजन चार्टर के माध्यम से नागरिकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं कि हम आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसके माध्यम से सरकार का संगठन नागरिकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है कि ये काम हम करेंगे, आपको ये सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। ये सारी चीजें इस सिटीजन चार्टर में बताई जाती हैं। तो अब बात आती है कि भारत में जो सिटीजन चार्टर बना, वो कैसे डेवलप हुआ और कब हमने नागरिक अधिकार पत्रों का विकास करना शुरू किया। नागरिक अधिकार पत्र का विकास सबसे पहली बार सिटीजन चार्टर 1997 में शुरू किया गया। हुआ ये कि 1996 में 1996 में भारत सरकार ने एक प्रभावी और अनुक्रियात्मक प्रशासन को स्थापित करने के लिए मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया था, राइट? क्या बुलाया? मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि किस तरीके से हम प्रभावी और अनुक्रियात्मक प्रशासन स्थापित कर सकते हैं, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। इसका उद्देश्य था इस सम्मेलन का कि किस प्रकार हम किस प्रकार एक प्रभावी और अनुक्रियात्मक शासन स्थापित किया जा सकता है। इस लक्ष्य को देखते हुए ये आयोजित किया गया। मतलब जितने भी सचिव थे, उन सचिवों को ये बताया गया कि आप ऐसा करिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए जो शासन को प्रभावी बनाते हो। और इस सम्मेलन के आधार बना करके फिर हुआ कि 1997 में 1996 में सभी सचिवों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह कहा गया 1997 में कि नागरिक अधिकार पत्र को निर्मित किया जाए और उनके आधार पर शासन की व्यवस्था को शुरू किया जाए। मतलब 1997 पहला ऐसा समय था जब नागरिक अधिकार पत्रों के आधार पर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की शुरुआत हुई। तो एक तरीके से जब आपसे कोई पूछे कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र कब शुरू हुए, तो 1997। तो सचिवों ने सिफारिश की कि नागरिक अधिकार पत्र अधिकार पत्र के आधार पर शासन का
संचालन किया जाए, ये कहा गया। और इसी के बाद फिर भारत में इस योजना को लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालयों, जितने भी केंद्र सरकार के अभिकरण होते हैं, उनको प्लस राज्यों को, संघ राज्य क्षेत्रों को, सबको ये आदेश दिया कि अपने-अपने कार्यालयों में नागरिक अधिकार पत्रों का निर्माण किया जाए। और इस तरीके से हमारे देश में नागरिक अधिकार पत्र का निर्माण होना शुरू हो गया। वर्ष 2004 में तो अब इस रिपोर्ट को जो इन्होंने दिया, इसी रिपोर्ट को आधार बना करके आप ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, संगठनों, प्रांतों, यूनियन टेरिटोरीज को सिटीजन चार्टर बनाने का निर्देश दिया। सीसी का मतलब सिटीजन चार्टर बनाने का निर्देश दिया। और सबने अपने-अपने सिटीजन चार्टर बनाने शुरू किए। लेकिन आगे चल करके जब ये देखा गया कि साहब सब लोग सिटीजन चार्टर बना तो रहे हैं, लेकिन उन सिटीजन चार्टर में बड़ी भिन्नता है और बहुत सारे सिटीजन चार्टर्स में कमी है। तो फिर वर्ष 2004 में वर्ष 2004 में उन कमियों को देखते हुए भारत सरकार ने उसके डीओपीटी ने मतलब प्रशासनिक सुधार और शिकायत निवारण विभाग ने 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निर्माण विभाग, इसने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित किए और ये कहा कि आप इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अपने नागरिक अधिकार पत्र बनाएं। मतलब सिटीजन चार्टर के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत घोषित किए गए। राइट? अब ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे, इनमें कुछ महत्वपूर्ण थे। जैसे पहला सिद्धांत तो ये बताया गया कि हमें अपने नागरिक अधिकार पत्र में हमारा क्या विजन है, व्हाट वी वांट और कौन सा मिशन है हमारा, उसका विवरण बताना चाहिए। तो विजन और विजन एवं मिशन का उल्लेख किया जाए ताकि ये बताया जा सके कि किस दृष्टिकोण से ये काम किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए सरकार कोई योजना बनाती है, उदाहरणतः सरकार ने आ, खाद्यान्न योजना शुरू किया, तो खाद्यान्न योजना शुरू करने का दृष्टिकोण क्या है और किस तरीके से उसका मिशन क्या है, कैसे आप उसको करेंगे।
आपका अप्रोच क्या है और किस तरीके से उस अप्रोच को आप प्राप्त करना चाहेंगे। इसके बाद प्रत्येक संगठन, कोई भी सरकार का संगठन हो, वो ये घोषित करे कि वो कौन-कौन से कार्य कर रहा है। तो संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण उसमें होना चाहिए, है ना? संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण उल्लिखित किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये भी वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए उस सिटीज़न चार्टर में कि हमारे संगठन के ग्राहक कौन हैं या ये सुविधाएँ किसे प्रदान की जाएँगी? अर्थात संगठन अपने ग्राहकों या हितधारकों, ग्राहक शब्द लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने ग्राहकों का स्पष्ट उल्लेख करे, ये निर्देश दिया गया। स्पष्ट उल्लेख करे कि मतलब ये सेवा, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने आवास योजना शुरू करी, तो अब उसमें ये उल्लिखित होना चाहिए कि आवास किसको दिया जाएगा, क्योंकि सभी को तो आवास दे नहीं सकती। तो उसमें बताया कि भाई पॉवर्टी लाइन से नीचे कितनी आमदनी होनी चाहिए, किससे कम आमदनी होगी तो मिलेगा, किससे ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगा। ये सब कुछ स्पष्ट तौर पर हो, ठीक? तो ये अगर हम दे देते हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्लस अगर कोई कमी रह जाती है, तो जन शिकायत निवारण तंत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। एक और आदर्श सिद्धांत बनाया कि उस चार्टर में जन शिकायत संबंधी तंत्र का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। और अंत में ये एक सिद्धांत बनाया कि जो भी आप सिटीजन चार्टर बनाएं, वो ऐसा हो कि उसके हितधारकों में को समझ में आ जाए। मतलब चार्टर का सरल होना आवश्यक है, क्योंकि पता चला साहब आपने चार्टर बनाया और उसकी भाषा किसी को समझ में ही नहीं आ रही है, तो कोई जान पाएगा क्या कि ये हित हमें प्राप्त होना है या हमें नहीं प्राप्त होना है। तो चार्टर का सरल होना बहुत जरूरी है। चार्टर का सरल होना आवश्यक है। तो इस तरीके से कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए और कहा कि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शासन का प्रत्येक संगठन अपने चार्टर्स का निर्माण करे। हालांकि चार्टर्स को कोई कानूनी रूप नहीं है, ये ऐच्छिक तौर पर है और ऐच्छिक स्तर पर सभी को बनाना शुरू किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत में सिटीजन चार्टर्स की व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को शुरू करके इनको लागू कर दिया गया। इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बना दिए गए कि इन सिद्धांतों के आधार पर ये सिटीजन चार्टर काम करेंगे। क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं बच्चों? ये 2004 में बातें कर दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ आगे चल करके कि लोगों ने बनाने शुरू किए, सभी ने अपने-अपने स्थितियां बनाने शुरू की। तो इन सिद्धांतों को थोड़ा और अधिक व्यापक बनाया गया।
मार्गदर्शक सिद्धांत ये आप ऐसे कहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को आगे चलकर के थोड़ा और व्यापक बनाया गया और कुछ मान्यताएं इसके साथ जोड़ दी गई। आगे चलकर मार्गदर्शक सिद्धांतों में कुछ अन्य मान्यताएं भी शामिल कर दी गई। सिद्धांतों में कुछ अन्य मान्यताएं भी शामिल कर दी गई ताकि सिटीजन चार्टर को और ज्यादा व्यापक और पूर्ण किया जा सके। ऐसी मान्यताओं में थी, जैसे कुछ की चर्चा मैं आपको करूं। पहला, कि जब आप सिटीजन चार्टर बनाएं अपने संगठन को कार्य करने के लिए, तो आप अपने ग्राहक या उपभोक्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। मतलब एक नागरिक अधिकार पत्र, एक सिटीजन चार्टर उपभोक्ता की जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए। चाहे कंज्यूमर ओरिएंटेड हो। दूसरा जो कि पहले से व्यवस्था थी कि हम सेवा मानकों का भी उल्लेख करें कि सेवा के मानक क्या हैं, उसमें सबके कार्यों को भी बताया गया हो। तो सेवा मानकों का स्पष्ट उल्लेख हो, यह भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, कर्मी, जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उन कर्मियों के प्रशिक्षण की भी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए और उसका उल्लेख हो। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं सिटीजन चार्टर में उनका उल्लेख होना चाहिए। उनका उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मान्यताएं, समय समय पर एक और बात कही गई यहां पर कि जो भी हमने सिटीजन चार्टर बनाया है उसके फीडबैक की भी व्यवस्था हो। हम लोगों से पूछे कि जो भी हितधारक हैं, जो भी ग्राहक हैं, कि उन्हें हमारे द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कैसी लगती हैं या किसी कमी का कोई सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो एक अच्छा फीडबैक तंत्र होना चाहिए। फीडबैक तंत्र, ठीक है ना। और उस फीडबैक तंत्र को आधार बनाते हुए एक समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। उसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो सिटीजन चार्टर महत्वपूर्ण तरीके से काम कर पाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे देश में सिटीजन चार्टर को निर्मित कर लिया गया और पहला घटक हमने बना लिया। दूसरा घटक है कि
जब सिटीजन चार्टर को आपने निर्मित कर लिया, तो काम शुरू तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो काम कर लेंगे। उसमें भी कमियाँ रहेंगी। रहेंगी या नहीं? तो यहीं पर हमने एक व्यवस्थित लोक उपचार प्रणाली की व्यवस्था करी। ठीक है ना? तो सिटीजन चार्टर आपने देखा कि सिटीजन चार्टर इस तरीके से हमने डेवलप कर लिया, सेवोत्तम प्रतिमान के आधार पर। ये क्लियर? अब बात आई कि सिटीजन चार्टर जब लागू कर देंगे, तो पूर्णतः परफेक्ट हम पहली बार में ही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ कमियां जरूर रह जाएंगी। तो हमने एक दूसरे घटक के तौर पर लोक उपचार प्रणाली को भी व्यवस्थित किया, और दूसरा हमारा कंपोनेंट आया शिवोत्तम प्रतिमान का दूसरा घटक, वो है लोक उपचार प्रणाली। प्रणाली जैसे आप जब कभी कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका पूरी बखूबी इलाज करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर कह देता है ना कि अगले हफ्ते आना, कह देता है ना। तो उसके लिए डॉक्टर फिर अब मुआयना करता है कि भाई क्या-क्या रिफॉर्म हुआ, क्या रिफॉर्म नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आपने कोई भी सेवा ली है सरकार से, वो परफेक्ट नहीं है, कोई कमी रह जाती है, तो सरकार या कोई भी संगठन उसका उपयुक्त मात्रा में उपचार करेगा, और उपचार के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए। तो सेवोत्तम प्रतिमान में एक व्यवस्थित प्रणाली, लोक उपचार प्रणाली की व्यवस्था की गई। जब हम काम कर रहे होते हैं, तो लोक उपचार प्रणाली में आप देखिए कि सरकार ने जो भी कमिटमेंट आपसे किए हैं, जो भी वायदे किए हैं, वो तो नागरिक चार्टर में लिखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमिटमेंट को लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय में अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये ऐच्छिक स्तर पर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐच्छिक हैं तो भी तो कोई ना कोई स्थिति होनी चाहिए, ताकि हम सरकार से कह सकें कि साहब ये कमी रह जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी चूक हो जाती है, तो उस चूक के मामले में एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई है, और इस प्रणाली में, लोक उपचार प्रणाली में 7 चरणों का उल्लेख किया गया है। तो एक अच्छी लोक उपचार प्रणाली 7 चरणों पर संचालित होती है। लोक उपचार प्रणाली के 7 चरण हैं, स्टेप वाइज। सबसे पहले तो स्थिति आती है कि जब भी कोई शिकायत करे, तो अच्छी तरीके से शिकायत प्राप्ति की प्रणाली होनी चाहिए। पहला चरण क्या है? अच्छी तरह स्थापित शिकायत प्राप्ति प्रणाली हो। अच्छी तरह स्थापित शिकायत प्राप्ति की प्रणाली हो, व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे ना कि अगर आपको कोई कंप्लेन करना है, तो एक फॉर्म दे दिया जाता है कि आप इस फॉर्म में भरिए। अब उस फॉर्म में लिखा होता है कि आपको क्या-क्या कमियां हैं, कौन-कौन से सेगमेंट में प्रॉब्लम है। ऐसा होता है या नहीं? तो एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए, और जो भी प्रणाली आपने विकसित की हो, वो सबको पता भी होना चाहिए। मतलब अगर प्रणाली है और लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो दूसरा काम हर संगठन के लिए जरूरी है कि वो सभी उपभोक्ताओं के समक्ष
उस लोक शिकायत उपचार प्रणाली का व्यापक प्रसार करें, है ना? सभी उपभोक्ताओं के समक्ष लोक शिकायत प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ शिकायत करें। अगर हमें जो सेवाएँ प्राप्त करनी है, वो ठीक से नहीं मिल पा रही हैं और हमें जानकारी ही नहीं है कि कहाँ सेवाएँ, तो हम कर पाएँगे क्या? तो उसका जानकारी होना चाहिए, व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। दूसरा चरण ये है। प्लस जब भी शिकायत आए, तो शिकायतकर्ता को समय पर रसीद भी देनी चाहिए शिकायत की। रसीद जानते हो ना? पावती, रिसीट। तो तीसरे नंबर में शिकायतकर्ता को समय पर अब शिकायत की कोई रसीद नहीं करी, मान लीजिए आप एफआईआर करवाने गए, एक हिसाब से देखें और एफआईआर आपने करवाई और एफआईआर की आपको कोई रिसीट नहीं मिली, तो फिर तो बेकार है। तो समय पर पावती की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए। समय पर पावती, पावती कहते हैं रिसीट को, पावती की या पावती की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी काम आप करिए, उसका रसीद लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने मान लीजिए कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आप फ़ोन का और कभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप कंप्लेन करते हैं। तो वहाँ से आपको एक कोड मिलता है, कोड दिया जाता है ना, वही आपका वही आपकी पावती है, कोड। तो कोड आपने अगर ले लिया और उसने कहा कि 24 घंटे या 48 घंटे में आपकी सेवाओं को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 24-48 घंटे में नहीं हुई और आपने दोबारा उसको फ़ोन किया और आपने कोड नहीं बताया, तो फिर वो यही कह देगा कि 24-48 घंटे में ठीक हो जाएँगे। और अगर आपने कोड बना दिया कि साहब मैंने 48 घंटे पहले फ़ोन किया था आपको, ये कंप्लेन किया गया था, ये कंप्लेन नंबर है मेरा और ये अभी तक ठीक नहीं हुई, तो तुरंत उस व्यवस्था को तुरंत ठीक करने की कोशिश करेगा वो। या आपको बताएगा कि कारण क्या है, इसमें क्या समय लग रहा है। ठीक? हाँ, पावती मतलब रिसिप्ट, पावती मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट होता है ना, रिसीविंग जो आप लेते हैं, ये, ठीक? तो एक चरण तीसरा चरण ये हो गया और अब एक चौथा स्टेप आता है जो आप लोगों ने कभी-कभार महसूस किया होगा कि जो भी समाधान करने के लिए, उपचार करने के लिए जो भी प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो भी कार्यवाही की जा रही है, उसका भी संचार होना चाहिए। मतलब उस ग्राहक को ये बताया जाए कि अब आपका काम यहां तक पहुंच गया। तो समाधान के लिए की गई कार्यवाही का संचार होना चाहिए के लिए की जा रही कार्यवाही का संचार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन किया पासपोर्ट बनवाने के लिए,
तो तुरंत पासपोर्ट बनाने के लिए आपका एक अकाउंट बना दिया जाएगा और उस अकाउंट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि अब मेरा काम यहाँ तक हो गया, अब मेरा काम यहाँ तक हो गया। आजकल ऐसा हो रहा है, बैंक में अगर आप लोन लेंगे, तो लोन का प्रोसेस होते आपका एक अकाउंट बना दिया जाएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी कि मेरा काम अब यहाँ-यहाँ तक पहुँच गया है और इतना टाइम अभी और लगेगा। आ गई बात समझ? तो आपको ऑटोमैटिकली ई-गवर्नेंस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती जाएगी। क्लियर हो रहा है ना बच्चों सब कुछ तरीके? तो कार्यवाही का संचार होता चला जाएगा। इसके बाद 5वां स्टेप आता है उपचार करने के लिए कि अच्छा एक और आपको ध्यान रखना है, बीच में एक स्टेप समय पर पावती की व्यवस्था हो गई, समाधान की समय सीमा भी होनी चाहिए। चौथा स्टेप है ये, क्रम से ध्यान रखना है अब। तो चौथा स्टेप मैं यहां पर लिख देता हूं। हाँ, फिर ये हो जाएगा आपका 5वां। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई अपनी कॉपी में चेंज करने में? चौथा स्टेप मैं यहां लिख देता हूं। ये क्या है? कोई भी काम होना है तो समय पर समय सीमा तय हो। मैंने समझाया तो आपको कि 24 घंटे या 48 घंटे में हो जाए। तो समाधान की समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, राइट? समाधान की समय सीमा निर्धारित हो। एक बात। फिर 5वीं बात आई कि समाधान के लिए जो भी कार्यवाही की जा रही है, उसका संचार होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद अगर मान लीजिए कि वो समाधान ग्राहक के अनुकूल नहीं हुआ, जो समाधान हुआ वो ग्राहक के अनुकूल नहीं हुआ, तो ग्राहक को अपील करने का प्रोविजन भी होना चाहिए कि वो दूसरी जगह कहां शिकायत कर सकता है। शिकायत के ऊपर शिकायत कहां कर सकता है, तो अपील का एक मंच होना चाहिए। अपील का मंच होना चाहिए। क्लियर? जहां आप कर सकते हैं। और इसके बाद 7वां स्टेप बहुत जो महत्वपूर्ण है, वो कौन-कौन क्षेत्रों में जैसे जो सेवाएं हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, उनमें कौन-कौन से क्षेत्रों में ज्यादा शिकायत आने की आशंकाएं होती हैं, उनका भी उल्लेख हो, ताकि ग्राहक को ये समझने कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसा होता है ना, जैसे आप कहीं रोड में जा रहे होते हैं, तो वहां लिखा होता है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा होता है। कितने लोगों ने देखा? एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा होता है ना बच्चों, है ना? तो ये लिखा जरूरी होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट हो जाएं कि यहां एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और यहां मुझे गाड़ी सावधानी से चलानी है। कई कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया के। रोड का जो इंक्लाइन डिक्लाइन है वो प्रॉपर ना हो, या अंधा मोड़ हो, या कुछ इस तरीके की स्थितियां हो, तो वहां पर ऐसा लिखा होता है। ऐसे ही जब भी आप कोई शिकायत करते हैं ना, तो कुछ ऐसे संभावित क्षेत्र होते हैं जहां ज्यादा शिकायतें आती हैं जिसको लेकर के उनका उल्लेख कर दिया जाए, तो ग्राहकों को भी अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आप कहें कि मुझे बुखार आ रहा है, बस आपको तो इतना ही पता है कि बुखार आ रहा है, तो आपको तो ये नहीं पता कि किस टाइप का बुखार है, कौन-सी प्रकृति का है। तो डॉक्टर आपसे पूछता है ना, कैसा लग रहा है? सर दर्द कर रहा है, ठंड लग रही है, पेट दर्द कर रहा है, शरीर दर्द, ऐसा पूछा। तो वो अब उससे वो आकलन लगा लेगा कि कौन-सी प्रकृति का बुखार है। डेंगू है, मलेरिया है, फलेरिया है, जो भी है ना? तो अब आप जाकर के डॉक्टर से कहें कि साहब कुछ-कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, और डॉक्टर पूछे कुछ-कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे पता चलेगा कुछ-कुछ हो रहा है? नहीं पता चलेगा ना। अब पता नहीं कुछ-कुछ क्या हो रहा है भई?
तो बताएँ आप पहले स्पष्ट कि दर्द कहाँ है? अब हृदय के दर्द की दवाई तो डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर शिकायत की आशंका वाले क्षेत्रों का उल्लेख उस प्रणाली में होना चाहिए, है ना? लोक उपचार प्रणाली में लोक उपचार प्रणाली में शिकायत की आशंका वाले की आशंका वाले क्षेत्रों का विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण होना चाहिए। क्लियर? तो ये 7 चरणों में लोक उपचार प्रणाली उस प्रतिमान के तहत, सेवोत्तम प्रतिमान के तहत की जाती है। अब अगर ऐसे आप कोई उपचार करेंगे, तो उपचार व्यवस्थित होगा या नहीं होगा? अनिवार्यतः उस व्यक्ति को उपचार प्राप्त होगा और टाइम भी बिल्कुल फिक्स तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो आपको लोक सेवा। अब क्या होगा कि जब उपचार और शिकायतें आ रही हैं, तो किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, कैसा हो रहा है, वो सिस्टम को भी पता चलता रहेगा। तो सिस्टम अपनी आउटपुट कैपेसिटी को और ज्यादा मजबूत कर लेगा। तो सेवोत्तम प्रतिमान कहता है कि प्रत्येक संगठन आने वाली शिकायत प्रणाली को आधार बना करके वो अपनी सेवा आपूर्ति क्षमता में निरंतर सुधार करता रहे। ऐसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई प्रश्न आया और मैं उस टॉपिक के अंदर समझाते समय उस बात को मैंने शामिल नहीं किया था पहले। ऐसा होता है कई बार। और प्रश्न मुझे लगा कि जो प्रश्न बच्चे ने पूछा है वो बहुत ही रेलेवेंट है, राइट? तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगा तो उस मामले को उसमें मेंशन कर दूंगा, उसको शामिल कर दूंगा। तो बच्चे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको प्रश्न पूछने की जरूरत, क्योंकि वो मैंने पहले से ही बता दिया। अब वो एक अलग बात है कि कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो यूं ही पूछते रहते हैं, कुछ उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं ऐसे ही। तो कुछ कुछ का कुछ मन कर गया, तो कई तो ऐसे होते हैं कि मन कर गया, उंगलियां चला दी। यस। तो वो सिस्टम अच्छा नहीं होता है। लेकिन हर टीचर ये ध्यान रखता है कि अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आया और वो उस टॉपिक में शामिल होना चाहिए था, तो उसको मेंशन कर देगा और फिर नेक्स्ट टाइम वो उस पर पढ़ाते हुए के दौरान ही वो बता देगा। ठीक है? आय हाय! आहा! सालू जी का नाम नहीं लिया आज मैंने। ओम जय सालू देवा, ओम जय सालू देवा। ओम जय सालू देवा। नमस्कार सालू जी। सब लोग भाई सालू जी को नमस्कार कर लीजिए। सालू जी को नमस्कार कर लीजिए। इन्हीं से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अब ये मत कहना कि सालू बहुत झूठी है। अंकित कुमार, लीजिए आपका नाम ले लिया, हैं? मेरे लिए सभी बच्चे बिल्कुल एक समान है। अब ये होता है कि जैसे आपने इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो हर एक का नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि टाइम से क्लास को करना है।
तो क्लास को टाइम से फिक्स होना चाहिए और अच्छा पढ़ना है, सारे कंटेंट आपको देना है। तो अब कभी बीच में 1 आध 2 बार ऐसा हुआ, तो कर लिया। हुँ, मेरी फ़ेवरेट स्टूडेंट है शगुल, शगुल। आ, तो ये आपको समझ में आ गया लोक उपचार प्रणाली कैसे है? अब तीसरा घटक क्या है? तीसरा घटक है सेवा आपूर्ति क्षमता। तो उसको भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है ना? सेवा आपूर्ति क्षमता कैसे होती है? जैसे मैंने तरीका बताया आपको कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों के समाधान को हम एक्सेप्ट करते चले जाएँ और फिर हम उसे अपनी कार्यप्रणाली में शामिल कर लें। तो शिकायतें कम हो जाएँगी, उस तरीके की शिकायतें नहीं आएँगी। उस तरीके का अब कोई सिस्टम ऐसा हो जो एक तैसी शिकायतें आ रही हैं, फिर भी वो समाधान नहीं कर रहा है, तो फिर तो वो गड़बड़ है मामला। तो लोक आपूर्ति क्षमता कैसे होती है, इसके बारे में आइए मैं चर्चा करता हूँ। लोक आपूर्ति क्षमता या सेवा आपूर्ति तीसरा घटक क्या है? तीसरा घटक है सेवा आपूर्ति क्षमता। कैसे? हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 तरीके से हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हर व्यक्ति, मैं, आप, कोई भी संगठन 3 तरीके से हम अपनी काम करने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो 3 तरीके क्या होते हैं? पहला तरीका तो होता है कि हम जो भी काम करें, उसका प्रभावी प्रबंधन हो, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो। जैसे देखो मैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाता हूँ ना, क्यों? सही बता ना? सब चीज़ें एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक हैं। कौन-सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, एवरीथिंग इज़ सिस्टमैटिक, एवरीथिंग बाय द रो सब एकदम बिल्कुल, है? तो सबसे पहला हो कि जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका प्रभावी प्रबंधन होना चाहिए। ऐसा उखरा-बिखरा नहीं होना चाहिए। ये कर लिया, वो कर लिया, अब ऐसा है, तो वो ठीक नहीं। तो एक प्रभावी प्रबंधन होना चाहिए, हर क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन। हाँ, वो 4 और 3 नंबर में तो गलती होती है। इसके लिए तो मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे, कुंदन जी। 3 और 4 नंबर में गलती तो होती है। लेकिन मैं तुरंत गलती सुधार लेता हूँ, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। क्यों? मैं गल